Good morning, dear student. So today we are going to learn chapter 6, which name is staffing. So this is the function of management, and previously we have also learned planning and organization. So in this chapter we are going to learn staffing. So let us start with the meaning and important. So to think of management without manpower is useless. If we are thinking about management without manpower, मतलब अगर हम किसी भी मैन पावर के बिना अपने मैनेजमेंट के काम के बारे में सोचें तो क्या है, वो यूज़लेस है। क्योंकि जब भी हम को जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन लेबर इज़ एसेंशियल नॉट ओनली इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस बट ऑल्सो इन एवरी फील्ड। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लेबर, तो जो आदमी काम करता है वो हर जगह पे यूज़ होता है, हर एक इंडस्ट्री हर एक बिजनेस में काम कौन करता है, ह्यूमन। सो स्टाफिंग क्या होता है? सो स्टाफिंग इज़ एसेंशियल, स्टाफिंग करना एसेंशियल होता है। स्टाफिंग विच इज़ वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन इज कंसर्न विद असेसमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। देखो, सिंपली जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें काम करने के लिए लेबर, वर्कर, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जो कौन होता है, एक ह्यूमन ही होता है। तो हमें अपने बिज़नेस के लिए अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड होती है, ठीक है, फॉर द लेबर। देन अब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाफिंग, तो स्टाफिंग में दिस इज़ द मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें हमें क्या देखना होता है, किस तरह का आदमी किस काम के लिए हमें चाहिए, उस बेसिस पे हम अपने काम के बेसिस पे, अपने फंक्शन के बेसिस पे क्या देखते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं। स्टाफिंग में क्या आता है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, फिर उनका सिलेक्शन करना, फिर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो जितने भी स्टाफ होते हैं वो किस में आते हैं, स्टाफिंग में की प्रोसेस में। सो विदाउट स्टाफिंग मैनेजमेंट इज़ इनकम्प्लीट। Different experts have emphasis on staffing as a compulsory function of management। तो staffing को कई सारे management expert ने क्या किया है कि ये एक compulsory process है जिसके बिना management अधूरा है। Now we talking about meaning। So staffing means reasonable appointment and recruitment of employees। तो staffing का क्या मतलब है, हम reasonable appointment किसी भी भर्ती के लिए कर रहे हैं employees की। Whether it is a business or industry, its production function is actually done by the subordinate employees and not by the manager of the foreman। अब मैनेजर के कई सारे काम जो कि हमने पढ़ा है, तो मैनेजर ये सारे काम खुद अकेले नहीं करता है, वो लेबर से, अदर एम्प्लॉयज़ अपने सबऑर्डिनेट से करवाता है, जिसके लिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको स्टाफिंग समझ आ गया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स। So characteristics of staffing। So the first point is human aspect। क्या है, हम इसको किस दृष्टि से देखते हैं, ह्यूमन की। मतलब staffing words is directly related with men। ये कोई हम इसकी जगह पे एनिमल या बर्ड को रिक्रूट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज़ डन बाय men for men। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट वर्क। स्टाफिंग क्या है, एक मैनेजमेंट वर्क है, ठीक है, जो मैनेजर करता है, मैनेजमेंट के फंक्शन में स्टाफिंग आता है। नाउ द नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस किस तरह से है, क्योंकि कभी एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो टाइम टू टाइम हमें अपने बिजनेस में, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। नाउ द नेक्स्ट इज इट इज़ ए सिस्टम। सो इट्स स्टाफिंग ऐसे ही नहीं हो जाता है, किसी भी बड़े इंडस्ट्री या बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इट्स ए सिस्टम। ये खुद में ही एक सिस्टम है, जो जिसके कई सारे सब सिस्टम हैं, उसके थ्रू हम ये सारी प्रोसेस को करते हैं। सो स्टाफिंग इज इटसेल्फ अ सिस्टम और अ सब सिस्टम ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो प्लानिंग बेसिस पे चलता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं अगर एम्प्लॉयज़ की नीड होती है तो। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट। सो स्टाफिंग एज ए सोशल एस्पेक्ट बिकॉज द पीपल ऑफ द सोसाइटी ओनली आर रिक्रूटेड। तो अगर ये सोशल एस्पेक्ट किस लिए है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही सिर्फ रिक्रूटेड होते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस ड्यू टू द रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, कम होता है।
उसके बाद है नेक्स्ट, स्टाफिंग इज़ डन एट ऑल लेवल। सो स्टाफिंग की जो प्रोसेस है तीनों लेवल पे होती है। कभी हमें जनरल मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, कभी मैनेजर की ज़रूरत है, कभी फोरमैन की ज़रूरत है, तो ये तीनों लेवल पे चलता है। तो स्टाफिंग की जो प्रोसेस है पूरे लेवल पे होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। तो ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसका सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा यूज़ करते हैं। किस तरह से, क्योंकि हम जो उसकी जो एक्सपीरियंस होता है, क्वालिटी होती है, उस बेसिस पे हम उसको काम देते हैं। तो ये था स्टाफिंग का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो in modern time, staffing has come to be regarded as a significant function because the success of organization largely depend on the quality and dedication of its workforce. तो स्टाफिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, हम किस तरह से इसके फंक्शन पे और किस तरह से ये क्वालिटी और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, तो अब जो स्टाफिंग अगर हम बात करते हैं तो वो किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस रखता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स अचीव टारगेट। क्या है, अगर हम स्टाफिंग अच्छे से करते हैं तो ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, फॉर अचीविंग टारगेट। जो हमने टारगेट सेट किया है, हमारा स्टैंडर्ड टारगेट है, उसके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम सही काम के लिए सही एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कि हम सक्सेसफुल स्टाफिंग प्रोसेस को पूरा करें। नाउ द नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड असाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू नो द ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जब ये सिस्टमैटिक तौर पे रिक्रूटमेंट मैन पावर की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, साइंटिफिक सिलेक्शन। तो जितने हमें काम में चाहिए उतने ही हम सिलेक्शन करते हैं। बाकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवॉइडेंस करते हैं, मतलब जो वेस्टेज होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम एक सिस्टम को फॉलो करके स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो जितने वर्कर की ज़रूरत है हम उतने ही उसी काम के लिए रख रहे हैं। तो अननेसेसरी ह्यूमन पावर वेस्टेज को अवॉइडेंस मिलता है। तो इससे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। जो हम सैलरी अननेसेसरी लोगों को दे रहे हैं तो उस कॉस्ट में रिड्यूस होता है। उसके बाद है हेल्प्स डेवलप जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग क्या करता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो सही आदमी सही काम के लिए उसका ही सिलेक्शन करता है। तो उसे कई सारी जो भी काम होते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है, जिससे कि क्या होता है, हर एक पर्सन को, एम्प्लॉय को उनके जॉब का सेटिस्फैक्शन मिलता है। द नेक्स्ट इज प्रमोट्स इंडिविजुअल ग्रोथ। स्टाफिंग प्रोसेस क्या करता है, इंडिविजुअल ग्रोथ प्रोसेस को प्रमोट करता है। When employed by an organization, an employee strive to perform better than before. The chances of promotion with an increase of remuneration increase his efficiency. He develops as an individual and individual growth in the resultant phenomenon or staffing. सो यहाँ पे क्या होता है, हर जो भी होता है उसके काम के हिसाब से हम उसे देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी इंक्रीमेंट, उनके प्रमोशन की और इंडिविजुअल ग्रोथ की। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन ऑप्टिमिंग अ कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइजेशन। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन बाय इट्स स्टाफिंग देयर परफॉर्मेंस। तो क्या होता है कि हम उसके क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम देते हैं, जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे कि वो खुद को पहचान कर पाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। विद प्रॉपर स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिलीव द डिफ़िकल्टीज दैट राइज ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर। जब क्या होता है, स्टाफिंग में हम ये देखते हैं कि हमें कितने वर्कर की ज़रूरत है और उतने ही वर्कर हम रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अननेसेसरी लेबर टर्नओवर है, लेबर अननेसेसरी रखने का जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें जितने की ज़रूरत है सही काम के लिए सही इंसान को हम रख रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। स्टाफिंग हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सूटेबल स्टाफ फॉर द जॉब।
Through staffing, right men get right job, which ensures maximum productivity with least wastage of resources. हम इसमें स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, कम से कम वेस्टेज करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंस देख लिया, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग किसके लिए हेल्प होता है, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होती है, खर्चा अननेसेसरी वेस्टेज कम आता है, सही काम सही इंसान को मिलता है, जिससे कि उन्हें भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ा है कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो स्टाफिंग क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो हमें ह्यूमन एम्प्लॉयज़ मिलते हैं वो रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट में किस तरह से, तो अभी हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंड इज रिसोर्सेज। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग। हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैन पावर प्लानिंग के नाम से भी जान सकते हैं। So management of human resources or for the achievement of objective is called as human resources management. It is the job of human resource management to make efficient human resources available. Human resource management is concerned with the employees engaged at all level of the organization. तो human resources हर एक लेवल पे काम करते हैं और हर एक लेवल पे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, जब हम सही काम के लिए सही इंसान को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रखते हैं, तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resources of the organization. Now we talk about the area of human resources management. So management, human resources management का area क्या है? So the first is to find out the number of employees. पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है। उसके बाद टू फाइंड आउट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हम सही एम्प्लॉयज़ को फाइंड करके उनको सही जॉब सही पर्सन को देना है। उसके बाद टू डिटरमाइन द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें एम्प्लॉयज़ की नीड क्या है वो डिटरमाइन करना है। फिर टू डिटरमाइन फॉर वेयर द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी सेटिस्फाई, किस नीड को कौन सा एम्प्लॉय सेटिस्फाई करेगा। टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन पॉलिसी, उसके बाद रेम्यूनरेशन पॉलिसी क्या होगी जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देने वाले हैं। टू फॉर्मुलेटेड पर्सनल पॉलिसीज़ रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद कंडक्ट पर्सनल रिसर्च टाइम टू टाइम। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या एरिया होता है कि टाइम टू टाइम हमें सर्च करना होता है कि क्या नीड है, क्या रिक्रूटमेंट है। उसके बाद टू स्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है। तो ये था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि रिलेट करता है हमारे एम्प्लॉयज़ से, ह्यूमन से। तो ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे कि आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स पढ़े, उसी तरह से हम स्टाफिंग के भी स्टेप्स और प्रोसेस को पढ़ेंगे। So the function of staffing may be viewed as a process consisting of certain well-recognized activity. When all these activities are arranged, they are called as a step or process of staff. तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में अरेंज होती है जिसको हम स्टेप्स और प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसी अरेंजमेंट से, उसी स्टेप से हमें पढ़ना है। तो पहले जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज़ मैन पावर प्लानिंग। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू प्लान कि हमें मैन पावर की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंश्योर हम कर लेते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट, जिसको हम भर्ती बोलते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें किस जगह पे कितने की ज़रूरत है, तो हम क्या निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं। मतलब वैकेंसीज़ आती है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो नीडी पर्सन है, तो जॉब नीडी पर्सन, वो क्या करते हैं, इसे देखकर इसे फिल करते हैं, या उस जगह पे जब भी कभी बुलाया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं।
इसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट ब्रांचेस भी होती है जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस करती है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड। अब रिक्रूटमेंट के लिए जब एम्प्लॉयज़ आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनसे एग्ज़ाम लेते हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, इन बेसिस पे। इसके साथ साथ उनकी एबिलिटीज़, ट्रेनिंग, स्किल्स, इन बेसिस पे करते हैं। अगर वो जॉब सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा लाइक स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें कर लेता है तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। नेक्स्ट सिलेक्शन के बाद क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस एज पर द टर्म एंड कंडीशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर। सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस को जब वो कर लेता है, पास हो जाता है, तो क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। उसको प्लेसमेंट में क्या होता है, हम उसे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसमें कि आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है और कब से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, किस पोस्ट को ज्वाइन करना है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। आफ्टर दैट जो भी काम उसको हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें क्या करते हैं, हम उनके ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट हो, क्योंकि ट्रेनिंग से उसे अपना काम आसानी से पता चल जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों का ही बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। आफ्टर द सिलेक्शन हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसके परफॉर्मेंस बेसिस पे किस तरह का उसका वेजेस या सैलरी पेड करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रीजल, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है टास्क को पूरा करने के लिए, अगर वो उससे अच्छा होता है तो उस बेसिस पे हम उसको परफॉर्मेंस बेसिस पे अप्रीजल देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पेड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द परफॉर्मेंस अप्रीजल। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन ट्रांसफ़र। अब आपने देखा होगा जब हम कहीं जॉब करेंगे तो हमारा प्रमोशन भी होता है, साथ ही साथ अलग किसी डिपार्टमेंट में, अलग किसी जगह पे ट्रांसफ़र भी होता है, जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जब हम जिस पोस्ट में उसकी ऊपर की पोस्ट में आते हैं या फिर हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। नाउ द नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल। So Edwin B. Flippo said, explaining the recruitment of labor, recruitment is the process of searching the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. So इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, रिक्रूटमेंट क्या है, एक लेबर या वर्कर को हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं उस फॉर द सही जॉब के लिए, फॉर द अप्लाइंग। उसके बाद जब वो जॉब का के लिए आता है, फिर हम क्या करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं और उसे सही जॉब देते हैं। दैट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट मैन पावर रिसोर्सेज। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या करता है, जो भी एडुकेट हमें मैन पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको डेवलप करता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ ए पूल of available labor from where the organization can draw when it's need additional employees. In a big organization, a separate branch on personal department assets the manpower recruitment and recruits them. This department is also called recruitment section. So recruitment of personal, recruitment section, recruitment क्या करता है, वो मैन पावर को फुलफ़िल करता है। मतलब अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो सही एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके उस जॉब को, उस जगह को फिल करता है। दैट इज़ रिक्रूटमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। नाउ अब हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या होती है। तो जब भी कोई टास्क या कोई काम बनाया जाता है तो उसके साथ ही साथ कुछ रूल्स और प्रिंसिपल उसको परफॉर्म करने के लिए डिफ़ाइन की जाती है। रिक्रूटमेंट हैज़ ऑल्सो सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी ओनर और रिक्रूटिंग एजेंसी। तो ये भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी पॉलिसी में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं जो कि रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी या फिर ओनर को फॉलो करना होता है। जनरली रिक्रूटमेंट इज़ डन बाय द मैनेजर एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर्स। यूजुअली क्या होता है कि इसको कौन करता है, मैनेजर करता है, किसके ऑर्डर से, ओनर के ऑर्डर से। ठीक है,
सो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें फॉलो होती है, कौन से रूल्स फॉलोइंग होते हैं, सो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट वर्क इज अ मैनेजर प्रोस्पेक्टिव। सो recruitment work is a manager prerogative. Every function relating to recruitment should be done by top management so that no conflict arise in the process of recruitment. So जो मैनेजर प्रोग्रेटिव होता है वो क्या होता है, ओनर टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू होता है। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जिससे कि किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होती, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट पोस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब अगर हमें लग रहा है कि रिक्रूटमेंट करना है, लोगों एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, उसके बाद क्या करता है, विद द हेल्प विद द ऑर्डर ऑफ ओनर, मैनेजर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो हमारे कंपनी में ही, ऑर्गेनाइजेशन में ही अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको इन्फॉर्म करता है। टॉप मैनेजमेंट शुड कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सो द रिक्रूटमेंट मे बी डन बाय अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्मेशन। सो समटाइम क्या होता है, रिक्रूटमेंट ये डिपार्टमेंट के थ्रू ही अंदर ही प्रोसेस हो जाता है। सो सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, समटाइम्स ये अलग से डिपार्टमेंट बनाती है जो कि स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट का ही सारा कुछ प्रोसेस करती है, जिसमें कि सिलेक्शन, एग्ज़ामिनेशन, टेस्ट, ये ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेस होती है। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो for this experience and efficient recruitment, personnel should be appointed and a separate department on branch should be opened. तो कभी कभी बड़ी अलग अलग ब्रांच ओपन होती है फॉर द रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ न्यू पोस्ट। सो इफ वर्क इंक्रीज एंड द नीड ऑफ एडिशनल पोस्ट इट फेल देन अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। कभी कभी जब हमारी बिजनेस बढ़ रहा है तो काम ज़्यादा होता है, तो कभी कभी ये लगता है कि अगर हमें पोस्ट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत है, तो न्यू पोस्ट के लिए अप्रूवल मिलता है। ठीक है, उसके बाद है रिक्रूटमेंट वर्क फॉर द कॉम्पिटेंट ऑफिसर। तो जो रिक्रूटमेंट वर्क होता है वो ऑफिसर के थ्रू होता है। एम्प्लॉयज़ आर द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, सो देयर सिलेक्शन शुड बी मेड आफ्टर डीप थिंकिंग एंड बाय द कॉम्पिटेंट ऑफिसर। रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड मे बी इन्वाइटेड इन केस ऑफ नीड। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एज पर वर्क। सो जो रिक्रूटमेंट होता है, बिफोर रिक्रूटमेंट द नेचर एंड काइंड ऑफ वर्क शुड बी केप्ट इन माइंड। रिक्रूटमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंग एट टू बी कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड। जो एफिशिएंट पर्सन होते हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू, उसी को ही काम पे लिया जाता है, फॉर द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। इफ एनी वर्क इज टू बी डन बाय हैंड देन अ सिलेक्शन ऑफ पर्सन हैंड विल बी अवॉइड। नेक्स्ट है विदाउट पार्शियलिटी। सो जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वो विदाउट, यहाँ पे ये माना जा रहा है कि किसी भी बिना पार्शियलिटी के करना चाहिए, इम्पार्टिशियल होना चाहिए। रिक्रूटमेंट शुड ऑलवेज बी इम्पार्शियल। कब समटाइम ऐसा होता है जान पहचान के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया जाता है या उनको कर दिया जाता है, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। Weightage to qualification. In recruitment, qualification should be taken into mind at first. In qualification, along with educational qualification, sports, work experience, etc., should be weightage. तो कभी रिक्रूटमेंट के क्या होता है, क्वालिफिकेशन बेस पे वेटेज मिलता है। मतलब अगर किसी की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा वेटेज मिलता है, उसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कंपेरिजन टू अदर। नेक्स्ट है सजेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू कॉल सजेशन फ्रॉम competent and accurate person for recruitment and subsequently selection can be made from these recruits. सो डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं हम उनसे भी सजेशन लेते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है अगर हमें नीड है तो। नेक्स्ट है डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट सच एज फिजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, work test, nature test, etc. should be conducted before recruitment to facilitate
सिलेक्शन की प्रोसेस में कई सारे टेस्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ के. सो दीज आर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे फॉलो किया जाता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. मतलब जो सोर्सेज होते हैं, तो कितने सोर्सेज होते हैं जो रिक्रूटमेंट होती है. ठीक है, सो देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्सेज. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. तो इंटरनल और एक्सटर्नल नाम से ही क्लियर होता है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल सोर्स, सो इंटरनल सोर्स क्या होता है, जो हम अपनी रिक्रूटमेंट को कंपनी के अंदर ही पूरा कर लें, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स. और एक्सटर्नल सोर्स अपोजिट होता है, जब हमें बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत होती है, जिसको आप अभी समझेंगे. सो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पे दो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप्स में, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल. पहले हम बात करते हैं इंटरनल की. सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज. दे आर 2 इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स. सो या तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका प्रमोट कर देते हैं, या फिर हम जहाँ पे जगह खाली है तो हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं. सो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो competent an experienced person of the enterprise are promoted to higher post on the basis of their qualification and seniority to fill up the vacancy. किसी भी खाली वैकेंसी को हम क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं जो हमारे पुराने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं उनको, क्योंकि हम क्या करेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी है और वो सीनियर है, और ये ज़रूरी है कि जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम प्रमोट करें, ना कि नए एम्प्लॉयज़ को हम लेके आए. तो यहाँ पे प्रमोशन होता है. दूसरा होता है ऑप्शन हमारे पास ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ अनएम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. एक जॉब से अगर हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी जगह पर जॉब शिफ्ट कर दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र. सो अब ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे ट्रांसफ़र बिकम एसेंशियल डू द फॉलोइंग रीज़न. आपकी टू एक्सपोज द पर्सन ऑफ द वेराइटी ऑफ जॉब. हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को वेराइटी ऑफ जॉब एक्सपोज कर रहे हैं. टू अवॉइड द मॉनिटरी एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूशंस ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब. टू पेनलाइज हिम समटाइम्स ट्रांसफ़र ऑर्डर टू इशू एज अ पेनाल्टी फॉर द अनडिज़ायरेबल एक्शन. अगर कभी कभी क्या होता है, किसी हमारे एम्प्लॉयज़ ने अनडिज़ायरेबल एक्शन लिया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो ये एज ए पनिशमेंट के जैसे भी हम ट्रांसफ़र करते हैं. तो यहाँ पे था 2. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट्स. These sources of recruitment had certain merits and so knowledge of general rules. जो हम इंटरनल सोर्स की बात कर रहे थे, तो इंटरनल सोर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ जनरल रूल्स. अगर हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को किसी बड़ी पोस्ट में रख रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, जनरल रूल्स जो हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ को पहले से पता है. हमें उन्हें फिर से नॉलेज देने की या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं हो, जिससे क्या होता है, टाइम और पैसा बचता है. मोरल इंक्रीज़. कोई अगर हमारा वर्कर जॉब कर रहा है तो उसे अगर हम प्रमोट करते हैं तो उसका मोरल इंक्रीज़ होता है. ठीक है. मिनिमम कॉस्ट. ये जो इंटरनल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो मिनिमल कंपनी के कम कॉस्ट में हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना होता है. ये इंटरनली ही हो जाता है, जो कि चीप होता है एज़ कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्स. नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी. अगर हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं. वो क्या हो रहा है, काम को करने के लिए और डेडिकेटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन मिला है. तो इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है. इसके बाद है रिडक्शन इन ट्रेनिंग कॉस्ट. क्योंकि हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ही किसी पोस्ट पे रख रहे हैं जिससे के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होता है, तो जो ट्रेनिंग पे लगने वाला कॉस्ट है वो भी बच जाता है. तो ये था इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की. सो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं या किस तरह के हो सकते हैं वो देख लेते हैं.
एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम से ही आपको समझ आ रहा है जो कि बाहर से सोर्सेज हम यूज़ करते हैं. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल विद द एंटरप्राइज, सो इट विल हेल्प टू डिपेंड ऑन आउटसाइडर सोर्स. जब अगर हमें लगता है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि जो अंदर के लोग हैं उनसे हमारी रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम बाहर की तरफ जाते हैं. ठीक है, बाहर के सोर्सेज को देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज़. देखो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जो पहले अपॉइंट किया था हमने जिस वर्कर को, वो अब नहीं है, हमारा एक्स एम्प्लॉय है, तो हम उन्हें बुलाते हैं कॉल करके, उन्हें रीअपॉइंट करते हैं. ठीक है, जैसे किसी ने ब्रेक लिया है या फिर बहुत कुछ भी इशू है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं जॉब के लिए. लेकिन इस केस में क्या होता है, उसका रेम्यूनरेशन एज़ कंपैरिजन टू पहले का कम होता है. लोअर रेम्यूनरेशन में हम उसे रखते हैं. इससे क्या होता है, हमारा खर्चा भी कम होता है और हमें एक्सपीरियंस पर्सन भी मिल जाता है जिसके बारे में हमें सारी जानकारी है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. एक्सटर्नल रिसोर्सेज में एक और चीज़ होती है, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके फ्रेंड्स, उनको हम बताते हैं. हर एक डिपार्टमेंट में हम रिक्रूटमेंट के लिए इसीलिए बताते हैं. अगर उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं तो वो आके रिक्रूटमेंट इंटरव्यू दे सकते हैं, और अगर वो सही है, क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो हम उसे रख सकते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ऑफिस. This type of recruitment is done by the personal department or selection section for external appointment information, a fixed notice board and office relating to vacant post condition. इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या सिलेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन निकालता है रिगार्डिंग वैकेंसी. एक नोटिस बोर्ड पे वैकेंसी निकालता है या फिर एडवर्टीजमेंट करता है न्यूज़पेपर में, जिससे कि लोग आते हैं और उनका एडवर्टीज़मेंट देखकर आते हैं, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट आते हैं जो कि रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और जो भी क्वालिफाइड होते हैं वो टेस्ट पास कर देते हैं, और अगर नेसेसरी कुछ टेस्ट भी होता है तो वो भी कराते हैं. Now the next is recruitment through employment exchange. Public employment exchange are also an important source of recruitment of personnel. Job seeker register their name with this exchange and the name of these person will be supplied to business concerned to the basis of their recruitment. नेक्स्ट है बाय एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट में भी आपने देखा होगा कुछ ना कुछ जॉब वैकेंसी निकलती है. उसके बाद है बाय ट्रेड यूनियन. विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन से आप कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, जिससे कि आपको ट्रेड यूनियन से रिक्रूटमेंट पूरा हो जाता है. उसके बाद थ्रू एजुकेशनल एंड वोकेशनली इंस्टीट्यूशन. आपने देखा होगा कैंपस सिलेक्शन होता है. सो कैंपस सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, जैसे कि कोई कंपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंपस सिलेक्शंस करती है, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनका सिलेक्शन होता है. जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उन्हें मिलता है. फिर थ्रू अदर अंडरटेकिंग. अदर अंडरटेकिंग में क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. There is a system of exchange of employees. It is object to exchange the art and talent in each other business. This recruitment is done by one or two persons sometime when the promotional prospectus become nil in one company. And देखो कभी कभी क्या होता है, प्रमोशनल प्रॉस्पेक्टस पे देखा जाता है. जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर उस एम्प्लॉय का वहाँ पे काम हो गया है तो वो दूसरी कंपनी में उसको भेज देता है. इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. नेक्स्ट है रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल. समटाइम्स क्या होता है, जो 30-35 साल के एज में कैपेबल हैं, वेल एजुकेटेड, एक्सपीरियंस है, वो रिटायर्ड हैं, तो उन सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उनको हम इस पोस्ट के लिए एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हायर कर लेते हैं. नाउ वी टॉकिंग अबाउट अदर सोर्सेज विच इज़ कंसल्टिव इंस्टीट्यूशंस. देयर आर मैनी कंसल्टिव इंस्टीट्यूशन एंड पार्ट टाइम के लिए रख सकते हैं, कैजुअल एप्लीकेशन के साथ हम रख सकते हैं, लीज पर रख सकते हैं, एंड कैंपस के थ्रू भी रख सकते हैं. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा टॉपिक होगा सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ पढ़ेंगे, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.